नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न हैं जो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रश्न है, बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक का नाम बताइए। और ये सही उत्तर है ए, कॉलरिज की यह पुस्तक है। बायोग्राफिया लिटरेरिया पुस्तक के लेखक कॉलरिज हैं। कॉलरिज प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। उनकी काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। कॉलरिज ने कल्पना के संबंध में लिखा है कि इसमें संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विंशवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। फैंसी के लिए रम्य तथा कल्पना या ललित कल्पना शब्द का प्रयोग होता है तथा इमेजिनेशन का जो रूपांतर है वह कल्पना है। कल्पना सोच विचार, जो हम कल्पना करते हैं मस्तिष्क में किसी चीज के लिए। कॉलरिज कहते हैं कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है। तो कभी कभी ये कथन भी आता है कि ये कथन किसका है? कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है। ये किसने कहा है? तो ये कॉलरिज का कथन है। अगला प्रश्न है, इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। यह मान्यता किसकी है? और सही उत्तर है डी, टी.एस. इलियट की यह मान्यता है। ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 में आया है। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का ही नहीं उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। यह मान्यता टी.एस. इलियट ने दी है। टॉमस स्टर्न इलियट का जन्म 1888 ईस्वी में और मृत्यु 1965 ईस्वी में हुई। और कहाँ? अमेरिका में। इलियट को द वेस्टलैंड कृति है इनकी, इसके लिए 1948 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इलियट ने परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा नामक लेख में निम्न बातें कही हैं। प्रत्येक राष्ट्र की प्रत्येक प्रजाति की अपनी सृजनात्मक मनोवृत्ति के साथ ही आलोचनात्मक मनोवृत्ति भी होती है। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। जिस प्रकार व्यक्ति सांस लेता है उस प्रकार किसी कृति की, किसी व्यक्ति की, हर चीज की आलोचना भी आवश्यक है। वैयक्तिक प्रज्ञा परंपरा से असंबद्ध, निरपेक्ष या विच्छिन्न वस्तु नहीं है। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। कवि को अतीत का अर्थात परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए, परंतु ज्ञान भार से आक्रांत नहीं होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए पर उसको अधिक नहीं होना चाहिए कि ज्ञान हो गया तो उसमें अहम आ जाए। अगला प्रश्न है, टी.एस. इलियट का मत नहीं है। और सही उत्तर है डी, कला का संवेग वैयक्तिक होता है। ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 में आया है। कला का संवेग वैयक्तिक होता है, यह टी.एस. इलियट का मत नहीं है। इलियट की आलोचना का मूलाधार लेख ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा, द सैक्रेड वुड में संकलित है। इनकी पुस्तक का नाम है। इलियट के अनुसार कला व्यक्ति की अभिव्यंजना नहीं बल्कि उससे पलायन है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि लेखक और कवि का व्यक्तित्व एक उत्प्रेरक की तरह होता है जो रचना को प्रभावित तो करता है और उसमें दिखाई नहीं देता है। इलियट ने कला को दूर से देखी जाने वाली वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है। इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत स्वच्छंदतावादियों के लिए काव्य सिद्धांत के विपरीत है। इलियट ने दावा किया है कि स्वच्छंदतावादियों की रचना प्रक्रिया भावों की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उनका दमन करती है। अगला प्रश्न है, किस कथन से इलियट सहमत नहीं है? परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है। परंपरा के ज्ञान से साहित्यकार को यह जानकारी हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। परंपरा के ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि साहित्यकार की कृति का मूल्य क्या है। परंपरा दाय के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती, उसे प्राप्त करने के लिए संचेष्ट प्रयत्न किया जाना चाहिए। और सही उत्तर है ए, परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है। ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा
प्रथम प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया है। परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है, इस कथन से इलियट सहमत नहीं है। परंपरा सिद्धांत इलियट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके अनुसार इनके अनुसार किसी भी रचना का मूल्यांकन रचनाशीलता की संपूर्ण परंपरा की सापेक्षता में होना चाहिए। इसका अर्थ है कि किसी रचना का महत्व उतना ही होता है जितना समंजन वह संपूर्ण परंपरा में करती है। इलियट परंपरा को वर्तमान से अलग नहीं बल्कि उसका ही एक हिस्सा मानते हैं। नए कवियों के लिए इलियट अतीत के ज्ञान को जरूरी मानते हैं। इलियट के ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, उनकी पुस्तक का नाम है, परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा नामक लेख का उद्देश्य रोमांटिक संप्रदाय की व्यक्तिवादिता के बदले परंपरा का महत्व स्थापित करना और परंपरा के अंतर्गत ही वैयक्तिक प्रज्ञा की सार्थकता प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न है, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह मान्यता किसकी है? और सही उत्तर है सी, टी.एस. इलियट। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में ये प्रश्न आया है। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह मान्यता टी.एस. इलियट की है। इलियट ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उत्जात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां हैं द सेक्रेड वुड 1920 ईस्वी, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथिन एसेस, द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सेलेक्टेड एसेस, एसेंट एंड मॉडर्न, नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस। इलियट के अनुसार कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। इलियट का कहना है कि कविता का भाव निर्वैयक्तिक होता है और कवि इसे निर्वैयक्तिकता को तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वह करणीय कर्म के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित नहीं कर देता। इलियट ने रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन माना है। इलियट का मूर्त विधान भारतीय रस सिद्धांत का विभावन व्यापार है। रस ध्वनि किसे कहा गया है? और सही उत्तर है ए। आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 का ही प्रश्न है। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, असलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि को रस ध्वनि कहा गया है। जहां व्यंग्यार्थ विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग पर आधारित होता है, वहां रस ध्वनि मानी जाती है। रस ध्वनि रसादि ध्वनि को असलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि अन्य ध्वनि भेदों की तुलना में इसमें वाक्यार्थ के अंतर व्यंग्यार्थ की प्रतीत इतनी त्वरित होती है कि लक्षित नहीं होती। आनंदवर्धन ने रस को स्वतंत्र काव्य तत्व स्वीकार न करके ध्वनि का एक भेद असलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि माना और इसी में रस भाव आदि को अंतर्भूत किया है। तथापि रस की महत्ता को उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। वाक्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 में आया है और सही उत्तर है ए, विवक्षतान्य पर वाच्य ध्वनि। वाच्यार्थ की व्यंजना एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि की विशेषता है। आचार्य आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वनि के दो भेद किए हैं, अविवक्षता वाच्य ध्वनि अथवा लक्षणा मूला ध्वनि और विवक्षतान्य पर वाच्य ध्वनि अथवा अभिधा मूला ध्वनि। ध्वनि के भेदों और भेदों की तालिका दी गई है, उसके देखते हैं। ध्वनि के भेद लक्षणा मूला ध्वनि और अभिधा मूला ध्वनि। लक्षणा मूला ध्वनि के दो भेद किए हैं, अर्थांतर और अत्यंत तिरस्कृत। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, इसके दो भेद हैं, असलक्ष्य क्रम और सलक्ष्य क्रम, व्यंग ध्वनि व्यंग ध्वनि। जहां व्यंग्यार्थ के पूर्व मुख्यार्थ विद्यमान रहता है, अर्थात मुख्यार्थ यानी मुख्य
अर्थ को प्रकट करे। जो हम जैसे कोई दोहा या कुछ भी कहें उससे वो मुख्य अर्थ को प्रकट करे। मुख्यार्थ का बोध नहीं रहता, जिससे लक्ष्यार्थ के ग्रहण की आवश्यकता पड़े। यानी कोई वाक्य या कोई दोहा कहा है, कोई पंक्ति कही है, तो मुख्य अर्थ जो प्रकट नहीं कर पा रहा था है वो लक्ष्य उसका कर रहा है, जो हम कह रहे हैं। विवक्षित तान्य अच्छा वाच्य ध्वनि अर्थात अभिधा मूला ध्वनि होती है वहां पर। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? और सही उत्तर है सी, वाक्य वक्रता। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 में ये प्रश्न आया है। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता भेद के अंतर्गत किया है। आचार्य भामह ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना था, किंतु कुंतक ने वक्रोक्ति को एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित कर काव्य के समस्त अंगों को इसमें समाविष्ट कर लिया है। इसलिए कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम, यह कुंतक का ग्रंथ है, इसमें वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति केवल वाक चातुर्य अथवा चमत्कार नहीं है, वह कवि व्यापार अथवा कवि कौशल है। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद किए हैं। वो कौन कौन से हैं? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। अगला प्रश्न है, कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु, सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते? ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 में आया है और सही उत्तर है बी, भामह। आचार्य भामह क्या करते हैं? वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु, सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करती। आचार्य भामह ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना था और कहा था कि जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभा नहीं होती। न कांतामपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम। जिस प्रकार एक सुंदर स्त्री के मुख पर अगर आभूषण नहीं हो तो स्त्री सुंदर नहीं लगती, उसी प्रकार कविता में अगर अलंकार नहीं हो तो वो कविता सुंदर नहीं लगती। भामह ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बताते हुए उसे अलंकारों का एकमात्र आश्रय माना। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। आचार्य दंडी ने काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले सभी धर्मों को अलंकार माना है। वो कहते हैं काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। रीतिवादी आचार्य वामन ने दंडी का विरोध करते हुए कहा है कि गुण काव्य के शोभाकारक धर्म है और अलंकार उसके वर्धक हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। सभी अलंकारों ने अपने सभी विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषाएं दी हैं। किस प्रकार काव्य की परिभाषा क्या हो सकती है, किस प्रकार काव्य शोभा प्रदान करता है। निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? और सही उत्तर है सी, भट्टनायक। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है कि भट्टनायक ने सर्वप्रथम भरत मुनि के रस सूत्र में साधारणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है, इसीलिए उन्हें साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। भट्टनायक विवादी का साधारणीकरण होता है, अभिनव गुप्त सहृदय का साधारणीकरण होता है। विश्वनाथ कहते हैं कि विभावादी का अपने पराये आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि आलंबन नल धर्म का साधारणीकरण होता है।
अगला प्रश्न है कि मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में आया है और सही उत्तर है ए लक्षणा। मुख्य अर्थ से भिन्न अर्थ होते हुए भी संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। या शब्द या शब्द समूह में जो अर्थ छिपा होता है उसे प्रकाशित करने वाली नाम क्या है, उसे शब्द शक्ति है। शब्द शक्तियों के तीन भेद होते हैं। शब्द में भी शक्ति होती है, यानी कोई बात हम कह रहे हैं तो हमारे शब्दों में, हमारी बात में, हमारे विचारों में कितनी शक्ति है, जो हम बात कह रहे हैं उसमें कितनी शक्ति है, कोई उसका किस प्रकार अर्थ ले। तो शब्द शक्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति वाच्यार्थ पर आधारित शब्द, यानी आपने कोई बात कही है उसका सीधा सीधा अर्थ निकल कर आ रहा है तो वह अभिधा शब्द शक्ति है। लक्ष्यार्थ, यानी आपने कोई वाक्य कहा है उसका लक्ष्य क्या है तो वो क्या है, वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होगी। और व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति, आपने कोई बात कही व्यंग के माध्यम से या कोई उदाहरण दिया, उसका अर्थ कोई और निकल कर आ रहा तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति शब्दों के मुख्य अर्थ को बाधित कर परंपरा या लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तप मोकह भोगू। मैं कौन सी शब्द शक्ति है, और सही उत्तर है बी आर्थी व्यंजना। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में आया है और सही उत्तर है बी मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तप मोकह भोगू। पंक्ति में आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो प्रश्न कभी कभी ये भी आता है कि व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तो वह दो हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, यानी शब्द पर आधारित और अर्थ पर आधारित। जहां व्यंजना शब्द विशेष के कारण उत्पन्न होती है वहां शाब्दी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना यानी शब्दों से जो अर्थ निकल कर आए, अर्थ नहीं, शब्दों जो जो शब्द कहे गए हैं उन शब्दों से सीधे सीधे बात समझ में आ जाए तो वहां पर क्या है, शब्दी व्यंजना है। और आर्थी व्यंजना जहां व्यंजना शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होती है उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। ये दो प्रकार की है, अभिधा मूलक आर्थी व्यंजना और लक्षणा मूलक आर्थी व्यंजना। यानी आर्थी व्यंजना के भी दो भेद हैं, अभिधा मूलक और लक्षणा मूलक। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, चलती चाकी देख के कबीरा दिया, दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है, और सही है व्यंजना। यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है और किस प्रकार है देखिए, उपयुक्त दोहा कबीरदास का है। इस दोहे में व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति जिस शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ प्रतीत हो उसे व्यंजना कहते हैं। अन्यार्थ या विशेषार्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच बचा साबुत बचा न कोई। अभिधा, जहाँ शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। यह शब्द शक्ति का प्रथम पड़ाव होता है, इसे मुख्यार्थ या वाच्यार्थ भी कहते हैं। उदाहरण, राम जाता है तो सीधा सीधा है कोई व्यक्ति जा रहा है, तो एक ही शब्द है इसका। लक्षणा, अभिधा में बाधा अर्थात जो अर्थ अभिधा द्वारा न प्राप्त होकर घुमाकर, यानी शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर घूम फिर के जो अर्थ प्रकट आए उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहलाते हैं। गंगा में गांव है। शब्द शक्तियों का परिचय देते हुए देव ने लिखा है, गंगा में गांव है, यानी गंगा किसी व्यक्ति का नाम है, गंगा नदी का भी नाम है और गंगा में गांव है। तो
अर्थ निकल कर आएगा ना। किस प्रकार गंगा में गांव है, गंगा के किनारे गांव है, इस प्रकार गंगा नदी में बीच में तो गांव हो नहीं सकता, उसके आसपास ही होगा, तो गंगा में। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उलटी कहत नवीन। यानी अभिधा उत्तम काव्य है, कोई व्यक्ति काव्य समझ में आ रहा है तो उत्तम काव्य है। और मध्य लक्षणालीन, यदि किसी मध्य बात को कहकर हम लक्षण उसका समझना है तो अधम व्यंजना रस विरस। और क्या होता है लक्षणा में, क्या होता है कि शब्द को तोड़ मरोड़ कर उसका अर्थ प्रकट करें तो वहां पर अर्थ निकलकर उसका आ जाता है। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आप किस विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हीं प्रश्नों का हम अध्ययन कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो साहित्य ज्ञान चैनल सर्च कर वहाँ पर टेलीग्राम पर जुड़कर भी आप अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।